मरकजी काबीना ने शहरी तरमीमी बिल को हरी झंडी दिखा दी है। मीटिंग के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मीटिंग में कई बिलों को मंजूरी दी गई है, इसमें शहरी तरमीमी बिल भी शामिल है। उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन जो किया था, पहले हमने बिल पास किया था राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ और इसलिए अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो सेपरेट हो गए और उसी बिल में रिजर्वेशन का प्रावधान था और इसलिए अब ये बिल इररिलेवेंट हो गया, तो इसको वापस लेने का एक प्रस्ताव हो गया। दूसरा, प्रगति मैदान में जो दुनिया का एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, देश का सबसे अच्छा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बन रहा है, वहां भी उनकी जो आवश्यक सुविधाएं है वहां, उसके लिए एक थोड़ी एडिशनल जमीन स्पेशल पर्पज व्हीकल की कंपनी को देने का निर्णय हुआ है। गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामान रवि किशन का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत है, 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहते हैं और इस तरह ये एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहाँ पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि 100 करोड़ हिंदुओं का एक स्थान है जिसको विश्व जानता है और विश्व इसको आज सम्मान करने लगा। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में, तो ये बड़े गर्व की बात है समस्त वो 100 करोड़ 130 करोड़ भारतवासियों के लिए। अगर ऐसा बिल पास होके, आज ये भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि सारे अद्भुत बिल, सारे कड़े बिल और सारे कड़े नियम और जो कानून है, जो जिसको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो सब पारित हो रहे हैं और हर हर महादेव, ये बहुत खुशी की बात है। ऑपोजिशन इसका विरोध कर रही है, ये पगलाए हुए हैं सब, उनको करने दो। और चलिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी विनीत आपसे जानना चाहेंगे, रवि किशन ने जिस तरह से कहा है कि भारत में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है, क्या कुछ मतलब निकालना चाहिए इसका? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने रवि किशन से ये बात की कि जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल का जो है वो विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल सरकार लाने की तैयारी कर रही है और जिस तरह से विपक्ष की ओर से कहीं न कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, और इसी कारण जो है जब हमने रवि किशन से पूछा तो रवि किशन का साफ तौर पर कहना है कि 100 करोड़ से अधिक की संख्या जो है वो हिंदुओं की है और अगर ऐसे में अगर हिंदुओं को यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है। साफ तौर पर उनका इशारा यह कहना था कि जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लगातार न्यूज 18 के दर्शकों को बताते रहे हैं कि जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे लोग जो शरणार्थी जो भारतीय की सदस्यता, भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, जिसमें हिंदू हैं या फिर बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ऐसे लोग जो सदस्यता लेना चाहते हैं और जिनका कुछ लोग जो कांग्रेस जिस तरह से विरोध कर रही है कि जिस तरह की सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है वो बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार लाने की कोशिश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं समरसता में जो है वो दिक्कत आएगी। और इसी पर जब हमने रवि किशन से पूछा तब रवि किशन का साफ तौर पर कहना था कि 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या जो है वो हिंदुओं की है। ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। शहरी तरमीमी बिल पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत देना गलत है, आइन के भी ये खिलाफ है। एक प्रकार से इस देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है और इसको कई तरह से लोगों ने इसको नकारा है और कहा है कि ये गलत होगा। भारत एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं और सही में है, हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ धर्म के आधार पर अगर नागरिकता दी जाएगी
तो ये मेरा ख्याल है कि गलत होगा और इस देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि बहुत सारी पार्टियां और विपक्ष इसका जमकर विरोध करें। उनके जो एलाइज हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में जो पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पर भी जो खबरें आ रही थी उसमें जदयू है और अकाली दल है और ऐसे तमाम दल विरोध में थे। लेकिन अब कल उनका क्या स्टैंड होगा ये कहना मुश्किल है। उन पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बिल अगर पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत की एकता और अखंडता के लिए चिंता का विषय है। और जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने शहरियत तरमीमी बिल पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी सरकार ने लाने को मंजूरी दी है। आज कैबिनेट से ये बिल मंजूर हो गया है। हमारे साथ जेडीयू रहनुमा और साबिक मेंबर पार्लियामेंट केसी त्यागी साहब मौजूद हैं। त्यागी साहब, जिस तरह से सरकार ने बिल लाने का फैसला किया, कैसा बिल आप लोग देखना चाहते हैं या इस बिल का सीधे तौर पर आप लोगों को क्या कहना है? जब ये बिल पहले आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 216, तब हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। जब ये सेलेक्ट कमेटी को गया तो हमारी पार्टी के माननीय सदस्य हरवंश जी ने भी उस समय इसका कमेटी के अंदर विरोध किया था। नॉर्थ ईस्ट की जितनी रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया और ये बिल लैप्स हो गया। इसके बाद जब इस बिल को दोबारा लाने की बातचीत हुई तो हमने भी, आसाम गण परिषद ने भी और जो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं उसमें कुछ सकारात्मक सुझाव इसमें जोड़े जाएं, ऐसा गृह मंत्री को उस समय हमने आग्रह किया था। उसके बाद गृह मंत्री गुवाहाटी में जाकर के सभी रीजनल पार्टी के नेताओं से और मुख्यमंत्रियों से मिले और उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसर्न को हम इसमें समावेश करेंगे। अब नया बिल आज कैबिनेट ने पास किया है और हमें उम्मीद है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट की जो पार्टीज हैं उनके जो कंसर्न हैं वो इसमें आए हैं। अब कल ये बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद देखते हैं। जिस तरह से बिल को लेकर, कई मामलों को लेकर आप लोगों को काफ़ी हद तक उससे शिकायत थी, एतराज़ था, किस तरह के संशोधन तरमीम आप लोगों ने दी थी? कल संसद के समक्ष ये सब सकारात्मक रूप में रखा जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। सरकार कह रही है कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है और लेकिन ये बात भी होती रही है कि इसमें मुस्लिम्स के अलावा सारे लोगों को शामिल किया गया है। ये कंसर्न हम सब लोगों के हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल जब संसद में ये पेश होगा तो ये हमारी चिंताएं उसमें शामिल होंगी। कई लोगों ने कहा है कि मुस्लिम्स को अलग नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से आसाम के लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको असंवैधानिक भी बता रहे हैं। गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल देखना होगा कि ये बिल कैसा आता है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि गृह मंत्री ने इससे पहले भी आश्वासन दिया था और बात की थी कि तमाम लोगों के कंसर्न्स को इसमें रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें बिल में नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वेटरनिटी डॉक्टर की इस्मत दरी और उससे जिंदा जलाए जाने के वाक़े की जांच पड़ताल जारी है और इस बीच न्यूज़ 18 नुमाइंदे संजय तिवारी ने मौके वारदात का जायजा कुछ यूं लिया। वेटनरी डॉक्टर हत्याकांड मामले में अब पुलिस के सामने चुनौती उन एविडेंस को कलेक्ट करने की है और इस पूरे केस को कोरिलेट करने की है। जैसा कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिस समय उन्होंने यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को जलाया, उसकी लाश को जलाया, उसी समय मोबाइल का सिम कार्ड उसी के साथ फेंक दिया जो उसमें जल गया। लेकिन उन्होंने पुलिस को जो बताया है उसके मुताबिक जो पीड़ित है उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी रिस्ट वॉच यानी हाथ की घड़ी, एक पावर बैंक एक हैंड बैग में रखकर इन्हीं झाड़ियों में कहीं पर फेंक दी है। वो एग्जैक्ट किस जगह पे फेंकी है ये पुलिस को अभी नहीं पता है और इसीलिए आरोपियों को मौका वारदात पर पुलिस लेके आने वाली है और उसके बाद उन चीज़ों को बरामद करेगी। साथ में जिस पेट्रोल पंप से जिस पेट्रोल पंप से आरोपियों ने पेट्रोल लिया था, बॉटल में पेट्रोल लेके आए थे, उस पेट्रोल पंप में उस लड़के से भी उसका आरोपियों का आमना सामना पुलिस करा सकती है। कुल मिला के उसके सामने अब मुख्य चुनौती इस बात की है कि वो सारे एविडेंस को किस तरह से जोड़ती है और उसके
उसके बाद जो है वो केस को कितना मजबूत बनाकर कोर्ट में पेश करती है, उसी के आधार पर फैसला निर्भर करेगा। पुलिस की कोशिश ये है कि केस को जितना मजबूत कर सके वो करे, और ताकि जब जो कोर्ट की अदालत जो है इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए सरहद पार से फंडिंग और गैरकानूनी तरीके से पैसे के इस्तेमाल को लेकर NIA ने 18 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वादी में पथराव के वाकयात के पीछे हुर्रियत का हाथ होने की बात सामने आई है। वज़ारत दाखिला ने आज इसकी जानकारी राज्यसभा में भी दी। हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के हवाले से राज्यसभा में किए गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज़ ताज़रात हिंद की दफ़ात और फौजदारी कानून में मतलूबा तब्दीली लाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। अमित शाह ने कहा कि मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को इस सिलसिले में ख़त लिखा है और उनसे तजावीज़ भी तलब की गई हैं। IPC और CRPC में बदलाव के लिए मैंने स्वयं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को और जहां राष्ट्रपति शासन था वहां राज्यपालों को चिट्ठी भेजी है कि अपने अपने राज्य में अनुभवी इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से चर्चा कर उनके सुझाव को यहां पर भेजे, और BPRND के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी CRPC और IPC के अंदर आमूलचूर बदलाव के लिए उस पर सोचने का काम कर रही है। इस सुझाव आने के बाद जो सुझाव आएंगे इसके आधार पर हम CRPC और IPC के अंदर बदलाव की कार्यवाही करेंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को भी ध्यान में रखा। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंद चीन के दरमियान बाकायदा हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लिहाजा LAC के हवाले से फहमो इदराक भी मुख्तलिफ है। इसकी वजह से दरअंदाजी के वाक़यात रूनमा होते हैं। राजनाथ सिंह ने एतराफ़ किया कि कभी उनकी फ़ौजें हमारी तो कभी हमारी फ़ौजें उनकी हुदूद में दाखिल हो जाती हैं। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि हमारी फ़ौजें सरहद पर पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की अहल हैं। कि सीमा सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। और मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में मैं पूरी एक डिटेल जानकारी देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का कहना है कि हमारी सीमा यहां नहीं है बल्कि हमारी सीमा यहां पर है। तो LAC को लेकर ये परसेप्शनल डिफरेंसेस ये दोनों देशों के बीच बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और जिसका मूल कारण यह है कि भारत और चीन के मध्य साझा रूप से अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, यानी कोई इस प्रकार की वास्तविक LAC नहीं है। और भारत चीन सीमा के साथ लगे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों की LAC की अपनी अपनी अलग अलग ये अवधारणाएं भी हैं, और दोनों पक्षों द्वारा LAC की अपनी अपनी अवधारणा तक गश्त किए जाने के कारण अतिक्रमण की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं। कभी कभी PLA कुछ भीतर आती है, लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूं कभी कभी हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं। तो मैं यह आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है तथा समय समय पर इसकी समीक्षा हम लोग करते रहते हैं एवं उचित निर्णय भी लेते रहते हैं। भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, टनल, रेलवे लाइन और एयरफील्ड को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके, इंश्योर हो सके। इसलिए यह सब सारे काम वहां तेजी के साथ हो रहे हैं, और इस समय जो भी हालात हैं उसकी सदन को मैं जानकारी दी है, और मैं पुनः मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी जवान की फायरिंग में 6 जवान हलाक हो गए। मौके पर ही 5 जवानों की मौत हुई। एक जवान जख्मों की ताब न लाकर फौत हुआ। गोली चलाने वाला भी मारा गया। आईटीबीपी जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां बरसाई थी। बताया जाता है कि मुतल्लिका जवान छुट्टी न मिलने से नाराज था। हम सभी करते हैं, लेकिन नेकी की दीवार भी होती है, ये आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, दिल्ली के जनकपुरी और पालम इलाके में अनोखी पहल से गरीबों और कमजोर लोगों को मदद की जा रही है। यहाँ एक नेकी की दीवार बनाई गई है। इस दीवार पर लोग नए या फिर अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े टांग देते हैं और इन कपड़ों को जरूरतमंद लोग यहाँ से हासिल कर लेते हैं। आइए हम भी देखते हैं नेकी की ये दीवार। दिल्ली के पालम इलाके का मधु विहार और उसमें बनाई गई ये नेकी की दीवार आजकल सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कारवां फाउंडेशन के जरिए की गई पहल पर यह दीवार करीब 1 महीने पहले शुरू हुई थी और अब ऐसी 3 दीवारें बन चुकी हैं। इस दीवार से ही अब तक 1000 से ज्यादा कपड़े जरूरतमंद हासिल कर चुके हैं। देखिए, इस कारवां फाउंडेशन ने जो नेकी की दीवार की शुरुआत की है, इसका जो जहन था, हम यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो जाहिर बात है, जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो खरीद सकें अपने लिए कपड़े। तो इसलिए ही, और किसी से मांग भी नहीं सकते हैं उनकी अपनी खुददारी की वजह से। तो इसी का एक मकसद सबसे बड़ा यही था कि लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो कपड़े साफ़ होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। दूसरे क्या, अब कई लोग खुददारी की वजह से गरीब होते हैं लेकिन वो कपड़े ले नहीं सकते हैं, रात के अंधेरे में ले जाते हैं। अभी हमारे रईस भाई बता रहे थे 1000, लेकिन मैं आपको डाटा बता सकता हूँ कि 2000 कपड़े जो चले गए आज 8-10 दिन में। पूरे 2 बेड पूरे भरी हुई होती थी, मैंने भेजा भी। तो ये इसीलिए रखा है कि कोई गरीब आदमी है लेकिन खुददारी की वजह से वो नहीं है। उस सर्दी के अंदर इतनी दिक्कत है कि मुझे 2 साल पहले रईस भाई ने कहा था ऐसा कोई काम करना चाहिए। सारे धर्म के लोग लेके जाते हैं। ख़ास तौर से अब हम अपने ऊपर बताएं, जो ख़ास तौर से गरीब लोग हैं, अभी तो 1 महीने से काम नहीं चल रहा है कॉलोनी में मकान बनाने का, उनको खाने के बुला लें तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। तो कपड़े यहाँ से ले जाते। ठीक है, हम जानते हैं उन्हें, लेबर आदमी है, दिन में नहीं लेते, रात को ले जाते हैं। पास ही जनकपुरी इलाके के महावीर एन्क्लेव में बनाई गई ये दूसरी दीवार है। खास बात यह है कि ये दीवार कपूर सोलंकी ने मुहैया कराई है और हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग नेकी की दीवार के मामले में साथ आ रहे हैं। ये बाउंड्री जो है हमारे यहाँ पे कपूर सोलंकी साहब हैं। ये हमारे यहाँ पे जो भाईचारा बहुत है हिंदू मुस्लिम में, तो कपूर साहब से हम लोग गए, मैं मुर्तजा अंकल हम लोग गए, उनसे हम लोगों ने प्लानिंग बताई। जो हमारे फाउंडर हैं कारवां फाउंडेशन के रईस अहमद साहब, उनके बारे में और उनके काम के बारे में जब हम लोगों ने उनको इत्तला दी तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा। उनको ये लगा क्या नाम क्या भाई, ये एक बहुत जन कल्याण का काम है। जबकि ये तीसरी दीवार पालम इलाके के बिंदापुर में है। मकामी लोग नेकी की दीवार के कदम का खैर मकदम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% फायदा है इसमें। मैंने ये पहली तरह का इस प्रकार का जो देखा है नेकी का कारवां, ये अपनी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो इससे मैं उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि वास्तव में ये एक गरीब इंसान के लिए, जिनके पास में कपड़ा मुनासिब नहीं है, उनके ज़रूरतमंदों को ये यहाँ से कपड़ा मिल जाता है। नेकी की दीवार पर टंगे कपड़ों को पहले धोया जाता है और फिर प्रेस करके रखा जाता है। देखा जाए तो नेकी की दीवार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का एक तरीका है जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। श्रीनगर ले शाहराह बंद रहने से सैकड़ों मुसाफिर और ड्राइवर फंस कर रह गए हैं। हालांकि मकामी इंतजामिया की जानिब से दरमानदा अफराद की मदद भी की जा रही है, ताहम मनफी दर्जे हरारत में लोगों का हाल बुरा ही है। लोग जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। पेश है द्रास से नूरुस्सलाम की ये खास रिपोर्ट। खित्ता लद्दाख को वादी से जोड़ने वाला वाहिद सड़क राब्ता जोजिला पास इन दिनों बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा है। यहाँ के रास्ते इतने पुरखतर हैं
कि ड्राइवर की मामूली सी गलती से भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है और माजी में यहाँ ऐसे कई हादसा पेश भी आ चुके हैं। मौसम सरमा में ये रास्ता अक्सर बंद रहता है, कई अफराद दरमांदा हो जाते हैं। जुजिला पास हमेशा करगिल और गांदरबल इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर रहता है। 21 नवंबर को भी मौसम अचानक खराब हो गया और सोनमर्ग से आने वाली गाड़ियां यहाँ फंस कर रह गईं। फिर क्या था? ये वक्त दरमांदा अफराद के लिए बड़ी आजमाइश वाला रहा। तहम मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से मुश्किल में फंसे इन अफराद को बचा लिया गया। इन्हें आर्मी कैंप गोमरी पहुंचाया गया, बाद में इन्हें द्रास मुंतकिल किया गया। कड़ाके की इस ठंड में मुसाफिरीन और ड्राइवर्स बेहद परेशान हैं। इनमें से कई अफराद बीमार तक पड़ गए हैं। दरमांदा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इन परेशान हाल अफराद के मसाइल को उजागर करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पहुंचकर यहाँ के हालात का जायजा लिया। टीम के अरकान को बास मुकामात पर तो 4 फीट बर्फ में भी चलना पड़ा है। लोगों ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपका मीडिया वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, नेटवर्क 18 वालों की तरफ से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो आप इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत, इतनी सर्दी झेल के आप हमारे तक पहुँचे हो। तो अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया, अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया, वरना यहाँ का प्रशासन है जो वो हमारे पास जाता रहा। उन्होंने हमारी पूरी हर तरीका की हेल्प की है। एक में नहीं, सब आदमी बीमार है। यहाँ ये सर्दी, इतना टेम्परेचर माइनस देखकर तो वैसे ही डर कर लोग बीमार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों के, मजदूर लोग हैं, जिनके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि जिससे जो यहाँ रह सके। हमारी गाड़ियाँ यहाँ फंस चुकी हैं, अमीना मार्ग में फंसी हुई है। यहाँ पे गाड़ियों को सुविधा नहीं है निकलने वाली। यहाँ से हमें कोई निकाला जाए, यहाँ कोई रास्ता खुल जाए। हमारे पास गाड़ियों में तेल खत्म हो गया, 15 दिन से हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 15 दिन से? 30 आदमी करीब लेबर के फंसे हुए हैं यहाँ 10 दिनों से। जी हमें इन्होंने बहुत हमारी हेल्प भी की है, हमें कमरे भी दिए, बिस्तरा भी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन मजबूर है सर। जो कमाया था पहले वो खर्चा भी हो गया, मजदूर आदमी है, क्या करेंगे सर। रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी भी तरीके से हमें जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए। मकामी इंतजामिया की जानिब से दरमांदा मुसाफिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। लोगों के लिए रहने, खाने पीने और दवाओं का खास इंतजाम किया गया है और सबसे अहम बात कि उन्हें गर्म मलबूसात भी फराहम करवाए गए हैं। उर्दू 18 की माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ आकर जितने भी यहाँ स्टैंडिंग पैसेंजर्स और ड्राइवर्स फंसे हुए हैं उनकी भरपूर मावनत की और हमारे साथ दिया, और हम भी इनकी भरपूर मावनत कर रहे हैं जितना हमारे से हो सके। जैसे ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला कि भाई इनको राशन वगैरह, हीटिंग वगैरह, मेडिसिन वगैरह का देने का, हमने इनका भरपूर मदद किया है और हर लिहाज में। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया। हालांकि दरमांदा अफराद को मकामी इंतजामिया से कुछ राहत जरूर मिली है, ताहम वो जल्द से जल्द अपनी मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों ने बिला ताखीर रास्ते बहाल करने की अपील की है। श्रीनगर ले कौमी शहरा में दर्रे जोजला हमेशा एक रुकावट रहा है और आए दिन इसमें इंसानी जान चली जाती है। वहीं पर 15 दिन से फंसे इन मुसाफिरों को मीनामर्ग के कड़ाके की सर्दी यानी कि -30 डिग्री से द्रास मुंतकिल किया गया है, जहां इस वक्त -25 डिग्री दर्जा हरारत है। वहीं इन मुसाफिरों का यही कहना है कि इन्हें जितना हो सके जल्दी अपने आबाई गांव या शहर भेजा जाए। कारगिल से मैनुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला बीदर के किसानों का 50 साल कदीम शक्कर कारखाना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इसके साथ ही 400 से ज़ायद मजदूरों की जिंदगियां भी बेशुमार मसाइल से दो चार नज़र आ रही हैं। कारखाने के मजदूरों के लिए अपने अफराद खाना को पेट भर रोटी फराहम करना दुश्वार है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बेहद अहम खबर पर हम नज़र डाल लेते हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बहुत जल्द इंटरनेट खदमात बहाल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के हवाले से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर है, इंटरनेट खदमात जल्द बहाल किए जाने का इम्कान है।
तो इंटरनेट खदमात जल्द बहाल की जाएंगी, ये अहम खबर आ रही है। दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद से यहाँ पर पाबंदी लगी है जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खदमात पर। और इस वक्त की ज़राए के हमारे हवाले से बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से कि इंटरनेट खदमात बहुत जल्द बहाल की जाएंगी। जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर, इंटरनेट खदमात बहुत जल्द बहाल की जाएंगी। दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट खदमात पर पाबंदी लगी है। खबरों में इतना।